आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। सबसे पहला सवाल तो मैं डीएफएस सेक्रेटरी से पूछना चाहूंगा, क्योंकि बैंक को लेकर के लोगों को लगा था बैंकों की हालत काफी खराब है, सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर पैसे की देने की जरूरत है, और वित्त मंत्री ने कहा भी था बजट से पहले कि इनको जितना हम लोग एलोकेट किए तय था उससे ज्यादा पूंजी मुहैया कराएंगे, लेकिन सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए की बात की गई है। ये आपको लगता है कि ये बहुत कम है उम्मीद से? पहली बात तो ये कि इस समय बैंक पूरी पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं कि जो अपनी एसेट क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करें, उसको सुधारें। ये बदलती हुई तस्वीर है जैसे हम जा रहे हैं, तो उस नज़रिए से वित्त मंत्री साहब ने जो घोषणा करी है वो 25,000 करोड़ की जो भी करी है उस लिहाज से करी है, और ये भी साथ में कहा है कि इसके ज्यादा जरूरत जैसे नजर आएगी तो उसको उस वक्त देखेंगे आगे, हम अपने बैंक्स के पीछे खड़े हैं। आपका अपना अनुमान क्या कहता है कि नेक्स्ट फिस्कल में 2016-17 में कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, और बेसल 3 नॉर्म्स को पूरा करने के लिए कहिए या फिर कई सारे सोशल वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बैंकों को एक्सपेंड करने की जरूरत है? Q3 के रिजल्ट जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं। Q4 तक जो हम बैंक्स के साथ अपनी इंटरैक्शन रख रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि बैंक बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने रेजोल्यूशन के लिए जहां जहां पर उनके एनपीएस बने हैं। तो अगले साल में जाते ये कोशिश जारी रहेगी। तो इस करके इस समय कहना कि ये अनुमान है तो सही नहीं होगा, पर एक अनाउंसमेंट हो गई है और साथ में दूसरी अनाउंसमेंट भी है कि जैसे जरूरत पड़ेगी उसको आगे देखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में इस समय ये पर्याप्त है। पूंजी मुहैया कराने के मोर्चे पर दूसरा सवाल कि क्या सरकार की ओर से रिकैपिटलाइजेशन ही एक रास्ता बचा है कि आपको लगता है कि बैंकों के पास दूसरे जो एसेट हैं उनको बेच करके या फिर दूसरे तरीके से डाइवेस्टमेंट के तरीके गवर्नमेंट स्टेक होल्डिंग कम करके हम लोग कुछ पैसा जुटाएंगे और इस पर ज्यादा फोकस होगा सरकार का? शायद यही वजह है कि रिकैपिटलाइजेशन का अमाउंट काफी छोटा रखा गया। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और मेरे ख्याल में किसी भी समय पर कुछ भी चीज को रूल आउट करना सही नहीं है। जो नजरिया है ये सारे इशू को देखने का वो इस तरफ से होना चाहिए कि किस तरह की बैंकिंग सर्विस की कौन कौन सी बैंकिंग सर्विस की जरूरत है, और उससे वापस आते हुए हमको बैंक्स कितने चाहिए, कहाँ कहाँ चाहिए, उस तरह के सवालों के जवाब वहां से उसी ऑब्जेक्टिव से निकलने चाहिए। सर, आपसे जानना चाहें कि विनिवेश एक बड़ा सरकार के लिए हमेशा से आमदनी बढ़ाने का जरिया रहा है, लेकिन जितना बड़ा जरिया रहा उतना ही बड़ा फेल्योर वहां पे देखने को मिला हर साल लगभग। इस साल तो बहुत बड़ी नाकामी मिली जो उन्होंने लक्ष्य रखा था, और ऐसे हालात में जब मार्केट खराब होना शुरू हुआ आधे साल के बाद, और आने वाले दिनों में बाजार की हालत बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे भी कह रहा है और तमाम अनुमान भी कह रहे हैं। ऐसे में आपने जो विनिवेश का लक्ष्य रखा है उसे पूरा कर पाना कितना मुमकिन दिख रहा है आपको? कि वो भी एक आइडियल सिचुएशन है, वहां तक हमें बढ़ने की कोशिश करते दिखना है। सरकार के सामने दोनों इश्यूज हैं कि निवेश भी बढ़ाना है और निवेश के लिए संसाधन भी जुटाने हैं, और विनिवेश संसाधन जुटाने का कई माध्यमों में से एक माध्यम है। तो जिस टारगेट की आप बात कर रहे हैं ये तो देश की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप इस विभाग को दिया गया है। ये अधिक है या कम है, मैं दूसरी बात आपकी बात मानता हूं कि हमें एक मार्केट एनवायरनमेंट में ऑपरेट करना होता है, वो बहुत वॉलेटाइल है, और उसके देखते हुए हमें अपनी स्ट्रेटेजीज बदलनी पड़ती हैं। किन शेयर्स में विनिवेश किया जाए, किन सीपीएसई में किया जाए, किन में ना किया जाए, इसका निर्णय मार्केट के हिसाब से लेते रहना पड़ता है। लेकिन जहां तक मार्केट में हमारी पूंजी की बात है तो वो कोई बहुत छोटी पूंजी नहीं है। हमारे 235 सीपीएसई हैं जिसमें से केवल 44 लिस्टेड हैं। उन 44 लिस्टेड सीपीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की तारीख में 31 जनवरी की तारीख में लगभग 12% से अधिक है टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का। तो आप समझिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सेट अवेलेबल है, उस सेट में से हमें एक सबसेट को डिसइन्वेस्ट करना है। निश्चित ही टारगेट, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि टारगेट कभी बहुत आसान नहीं दिए जाते हैं, तो टारगेट हमेशा थोड़े से कठिन दिखते हैं, लेकिन विभाग का ये मत रहेगा और प्रयास रहेगा कि इन टारगेट्स को हम बेस्ट एंडेवर से अपने पूरा करना। कम से कम ये माने कि चालू कारोबारी साल में अब तक जितना हो गया विनिवेश हो गया, कि अभी भी 1 महीना बाकी है, उसमें कुछ और हम लोग देख सकते हैं ऑफर्स आते हुए? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि विनिवेश
कोई ऐसा ये कार्य नहीं हो रहा है कि सरकार के सामने कोई ऐसी समस्या है कि तुरंत बेचिए। विनिवेश एक मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए करना। हालांकि मेरा मानना है, और कई बार सरकार के भी कुछ लोग कहते रहे हैं, कि विनिवेश सिर्फ पैसा जुटाने का जरिया नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर करने का, ट्रांसपेरेंसी लाने का भी एक जरिया होता है। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए जब इन्वेस्ट करने जाते हैं। आपने बहुत बहुत बड़ी बात कही है। आप अगर ध्यान से देखें, इस सरकार ने इस विभाग का नाम विनिवेश से बदलकर निवेश एवं असेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट एंड असेट। यानी आपकी भूमिका भी बदल गई है। आप इसे देखें कि हम, भारत सरकार तो निवेशक है इतनी बड़ी पूंजी में, और अपने निवेश को सही से सुयोजित करना, उसका सही उपयोग करना, और विनिवेश उसका एक अंश है। और उस अंश का आपने खुद कहा कि हम मार्केट में उसको ट्रांसपेरेंटली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं। बड़े उद्देश्य हैं। हम आर्थिक गतिविधि में इस निवेश को उपयोग करना चाहते हैं। इसीलिए विनिवेश की जगह पे अब निवेश प्रबंधन का विचार लाया गया है। क्योंकि मामला विनिवेश का चला है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, सरकार पिछले करीब, जहां तक मुझे याद है, 1 साल से चर्चा चल रही है, और सरकार ने औपचारिक तौर पे कहा भी है कि बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी घटाएगी, 51% तक के लाएगी, लेकिन अभी तक कुछ वैसा ठोस कदम नहीं देखने को मिला है। तो क्या मान के चलूं कि अगले कारोबारी साल में इस तरफ थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव होकर हम लोग काम करेंगे? आईडीबीआई बैंक के बारे में तो आज वित्त मंत्री साहब ने बजट की स्पीच में कहा है। 2 महीने से चर्चा चल रही है, उसकी चर्चा भी, उसका काम भी चल रहा है। उसका काम भी चल रहा है। एक ये वाला काम जो है ये तो नजर आ रहा है आते चलते हुए। बाकी सारा जो है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है विच इज ऑफ द टेबल। इसमें इसके अलावा जो एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी की बात हुई थी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की, तो अब तक प्राइवेट कंपनियां ARC हैं, उनके साथ कई सारी दिक्कत होती थी बैंकों के बैड एसेट को खरीदने के, वैल्यूएशन को लेकर के, डिस्काउंट को लेकर के। तो कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया कि गवर्नमेंट ओन्ड ARC क्यों ना बनाया जाए, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग बैड बैंक कहे। तो क्या उसको लेकर सहमति नहीं बनी, या फिर सरकार उसके पक्ष में नहीं है? NIIF के अंदर एक वर्टिकल है जो कि वायबल प्रोजेक्ट्स जो थोड़ी डिफिकल्टी में आ गए हैं उनको फंड करने के लिए मैंडेटेड है। तो वो भी है। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ARCs के लिए 3 बड़े बदलाव आए हैं हाल में, और जो आज अनाउंसमेंट्स हुई हैं। तो उससे आपको लगता है कि यहाँ पे तो ये स्पेस जो है, स्पेस काफी भरती हुई और सहूलियत से आगे चलती हुई नजर आ रही है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, वो है कि मुद्रा योजना के तहत आपने काफी ज्यादा टारगेट रखा है अगले कारोबारी साल के लिए। अभी तक उस स्कीम को जितनी ज्यादा सफलता की उम्मीद की जा रही थी, उतनी बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल रही, काफी हद तक सफल रहा है वैसे। तो क्या कुछ योजना में बदलाव करेंगे, एग्रेसिव टारगेट पूरा करने के लिए कुछ आपने सोचा, रणनीति बनाया? देखिए, इस समय जो मेरे पास लास्ट नंबर है वो 1,06,000 करोड़ तक का ऋण जो है आगे सैंक्शन हो चुका है। मेरे हिसाब से ये छोटी अचीवमेंट नहीं है, काफी बड़ी है। दूसरा ये है कि अगर आप उद्देश्य को लेकर चलें कि जो लोगों को पहले बहुत आसानी से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं मिल रहा था और अब मिल रहा है, तो जब तक वो उद्देश्य रहेगा तब तक स्कीम को चलना चाहिए है। और उस उद्देश्य के को मीट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए अगर कोई बदलाव की जरूरत है तो उसके लिए बिल्कुल तैयारी रखनी चाहिए। विनिवेश के मोर्चे पर आखिरी सवाल जो हमारे दर्शकों को खासतौर से रहती जिज्ञासा कि रिटेल निवेशकों के लिए सरकार बहुत ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी लेकर अब तक नहीं आई है। चर्चा चलती रही है, जहां तक मुझे जानकारी विनिवेश विभाग से कई प्रस्ताव भी गए थे, लेकिन अभी तक उस पर कुछ फैसला नहीं हुआ। जितने विनिवेश हो रहे हैं उसमें रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत कम हो रहे हैं। ये वाकई चिंता का विषय है, और क्या इसको लेकर सरकार कंसर्न है, कुछ करेगी आगे आने वाले दिनों में? देखिए, सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से रिटेल इन्वेस्टमेंट के लिए 10% का प्रोविजन है। ये सरकार की प्रतिबद्धता है कि उन्होंने 20% रिजर्वेशन सारे इश्यूज में किया है। दूसरा प्रश्न कि इन पे रेस्पॉन्सेज नहीं आए हैं, थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा। EIL और NTPC जो 2 अभी विनिवेश हुए हैं, EIL में इट वाज ओवर सब्सक्राइब, मतलब रिटेल सेगमेंट में भी इट वाज ओवर सब्सक्राइब। 30% ओवर सब्सक्रिप्शन था, लोगों को नहीं मिले शेयर। NTPC OFS के समय में मैं 2 चीजें आपसे कहना चाहूंगा कि दोनों दिन ट्रांजैक्शन डेज में 700 पॉइंट की गिरावट के बाद भी 9%, 20 में से 9% उठाया है। और सेकेंडरी मार्केट में प्राइसेस OFS के रिटेल प्राइसेस के ऊपर ऑपरेट होती रही।
ये सही है कि हमें रिटेल निवेशकों में मार्केट में पेनिट्रेशन बढ़ाना है और सरकार की ये प्रतिबद्धता है। हम 20% की एग्रेसिव रिजर्वेशन पॉलिसी लेकर चले हैं रिटेल के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे उनका रुझान बढ़ेगा और अब तक के मेरे जो दो मैंने आपको उदाहरण दिए उन दोनों में रिटेल निवेश को मैं रिटेल की पार्टिसिपेशन को मैं काफी उत्साहजनक मानता हूं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू।